जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी के इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी के 7th चैप्टर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लासेस हर शाम को 8 बजे होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हर शाम 8 बजे ट्रिपल सी की इन क्लासेस को अटेंड करते रहें। एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में आप सभी को लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हमारी लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास में मिलेगा। तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ से टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो abhayexcel.com को विजिट करिए, टेस्ट दीजिए, बनाइए खुद को बेस्ट। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे ट्रिपल सी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दो 2019 में 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो 2019 में 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेघालय में 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्पैम या अवांछित ईमेल से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट स्पैम और अनसॉल्टेड ईमेल्स? डोंट डिलीट देम, इग्नोर देम, don't transfer them to your spam folder, delete them and mark as spam। सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको डिलीट मत करिए, इग्नोर कर दीजिए, उसको आप अपने स्पैम फोल्डर में ट्रांसफर मत करिए, या फिर डिलीट देम एंड मार्क एज स्पैम, डिलीट करिए और स्पैम के रूप में मार्क कर दीजिए। तो स्पैम मेल क्या होती है? जो अनचाही मेल है, जो अननेसेसरी मेल होती हैं, जो किसी कंपनी द्वारा लगातार आपके पास विज्ञापन के उद्देश्य से भेजी जाती हैं, वह स्पैम मेल के अंतर्गत आती हैं। या फिर जहां पर कुछ वायरस जैसी चीज़ों की संभावना होती है तो वह स्पैम के अंतर्गत आती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट देम एंड मार्क एज स्पैम। डिलीट करिए और स्पैम के रूप में मार्क करिए। यही ईमेल से मतलब स्पैम मेल से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर रहते हुए आपके मित्रों के नियमित पोस्ट किस क्षेत्र में प्रदर्शित किए जा रहे हैं? मतलब फेसबुक पर जो आपके फ्रेंड्स पोस्ट करते हैं वो कहां पर प्रदर्शित होते हैं? न्यूज़ फीड, फ्रेंड्स, टाइमलाइन या सेटिंग्स पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यूज़ फीड पर प्रदर्शित होते हैं। अब नेक्स्ट, आप ईमेल संदेश में पाठ को प्रारूपित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट इन एन ईमेल मैसेज। मतलब ईमेल मैसेज में आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर आपको फीचर मिलता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, जिससे आप टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, है ना, ये सारे वर्क कर सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक लेखक व्यक्तिगत विषय पर अपने विचार साझा करता है उसे क्या कहते हैं? लिंक्डइन, ट्विटर, ब्लॉग्स या फेसबुक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर अपने थॉट्स को शेयर करते हैं तो वह प्लेटफॉर्म कहलाता है ट्विटर। लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है या फिर इसे जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। फेसबुक क्या है? सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब नेक्स्ट, ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक करने के बजाय सीधे वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाना और सीधे खातों में लॉगिन करना अधिक सुरक्षित है। मतलब अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कोई लिंक आपकी मेल पर आई है तो उस लिंक पर क्लिक करने की जगह आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करिए और वहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन या साइन इन करते हो तो ज़्यादा सिक्योर है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ईमेल आती है जहां पर लिखता है कि भाई पे अस, कॉन्टेक्ट अस, विजिट अस, कोई फाइनेंशियल का है, लॉगिन करने के लिए है, तो वहां पर उस ईमेल पर क्लिक करने की जगह आपको उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और वहां से लॉगिन करना है। अब नेक्स्ट, जब हम एक ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? We are replying to a mail, we are deleting a mail, we are writing a new mail, we are forwarding a mail। जब हम ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम किसी मेल को रिप्लाई कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं मेल, हम एक नई मेल लिख रहे हैं या फिर हम मेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कंपोज का ऑप्शन मिलता है। जब हम एक नई ईमेल लिखना चाहते हैं तो हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या है? वी आर राइटिंग अ न्यू ईमेल, हम एक नई ईमेल लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ते हैं तो अजनबी ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बन सकते। ट्रू या फॉल्स? Strangers cannot cause much trouble if we connect to them over social media। बताइए। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। अजनबी हैं तो परेशानी का कारण बन सकते हैं, उन्हें हम अच्छे से नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट, आपकी ब्राउजिंग को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल कौन सा है? अ पॉपुलर टूल टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट टू ट्रैक योर ब्राउजिंग, है ना। मतलब आप क्या ब्राउज कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, इसको ब्लॉक करने के लिए, है ना, जो लोकप्रिय टूल है वो कौन सा है? ब्लर, एड ब्लॉकर, सोशल मीडिया ब्लॉकर या फेडर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड ब्लॉकर। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करने का काम करती हैं, तो वहां पर एड ब्लॉकर का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट, हम अपने ईमेल खाते का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। बताइए, वी कैन चेंज द यूज़र नेम ऑफ योर ईमेल अकाउंट। क्या हम अपने ईमेल अकाउंट का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं? नो, ओनली 2 टाइम्स, यस या नन ऑफ दिस। तो हम अपने ईमेल खाते का यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यूज़र नेम क्या होता है? जो यूज़र को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मेल में यहाँ पर देखिए क्या होता है, यूज़र नेम होता है, बीच में @ होता है, देन यहाँ पर डोमेन नेम होता है। तो मेल के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। यहाँ पर जो @ का सिंबल है ये यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह तोड़ने का काम करता है।
एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है, तो @ का जो सिंबल है यही अलग करता है, तो हम यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इन ईमेल वी नीड 2 US and 2 pair of MTS when sender is connected to mail server Viva। ईमेल हमें 2 UA और 2 जोड़ी MTA की आवश्यकता होती है जब प्रेषक मेल सर्वर पर निम्न में से किस माध्यम से जुड़ा होता है? IP एंड SMS से, LAN एंड WAN से, ईमेल एंड IP से, MTA एंड VTA से। तो जब प्रेषक मेल सर्वर से लैन और वैन के माध्यम से जुड़ा होता है तो हमें 2 UAs और 2 पेयर्स ऑफ MTA की आवश्यकता होती है। लैन का फुल फॉर्म जानते ही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर एक साथ कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते होंगे। फेसबुक पर आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिएगा। तो फेसबुक पर कितने तस्वीरें मतलब कितनी इमेज आप एक बार में अपलोड कर सकते हो? 20, 25, 80 या फिर 30? तो एक बार में आप 80 फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या हम विषय के बिना ईमेल भेज सकते हैं? कैन वी सेंड ईमेल विदाउट सब्जेक्ट? बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, हम बिना सब्जेक्ट के भी मेल भेज सकते हैं। ठीक है, यस। लेकिन नियमता हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए जिससे जो रिसीवर है उसको यह पता चले कि आपने किस प्रकार की मेल भेजी है या उस मेल में क्या है। ठीक है ना। लेकिन अगर चाहो तो भेज सकते हो। अगर आप मेल में मतलब ईमेल का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी कुछ ना लिखो और बॉडी में भी कुछ ना लिखो तब भी आप मेल भेज सकते हो। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ईमेल के बॉडी और सब्जेक्ट में ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तब भी मेल भेज सकते हैं? तो भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर का दूसरा नाम है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ट्विटर? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ट्विटर का दूसरा नाम ये है, ये आपको पहले ये नाम मिलता था, ट्विटर। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेशों को व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनबॉक्स, मेल बॉक्स, आउटबॉक्स या नन ऑफ दीज? तो यहां पर समझ लीजिए, इनबॉक्स क्या होता है? मेल में जो मेल आती है, मतलब आने वाली मेल कहां पर होती है? इनबॉक्स में। जो मेल जा रही है, मतलब जो मेल सेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, वो कहां पर रहती है? आउटबॉक्स में। मतलब संचार माध्यम की किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण जो मेल आपने सेंड किया है लेकिन अभी सेंड नहीं हुई है, वह आउटबॉक्स में रहती है जब तक कि वह रिसीवर के पास ना पहुंच जाए। जब वो यहाँ से सेंड हो जाती है तो वह सेंट बॉक्स में हो जाती है। और जहाँ पर सभी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित होते हैं, मेल संदेश व्यवस्थित होते हैं, वह कहलाता है मेल बॉक्स। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क साइट संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग करती हैं? सोशल नेटवर्क साइट यूज विच मीडिया फॉर कम्युनिकेशन? बताइए। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या ऑल ऑफ दी ऑप्शन? अब जैसे आप फेसबुक का ही उपयोग करते हैं तो फेसबुक पर आप ऑडियो भी, वीडियो भी, टेक्स्ट भी, है ना, अपलोड कर सकते हो। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पर सिर्फ फ़ोटो और वीडियो होते हैं, कई सारी हैं जहां पर सिर्फ ऑडियो होती हैं, कई सारी हैं जहां पर सिर्फ आपका वीडियो ही वीडियो होगा, कई सारे हैं जहां पर सिर्फ टेक्स्ट होगा। तो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलग अलग रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इन सभी का उपयोग होता है
अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर है? गूगल, फेसबुक, डाटामेटिक्स या एप्पल? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक क्या है? वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहां पर 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस आपके जैसे फेसबुक पर आप किसी की पोस्ट को देखते हो तो पोस्ट पर आप लाइक करते हो, है ना? तो लाइक क्या है? एक प्रकार का रिएक्शन है। तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं? लाइक है, लव है, केयर है, हा है, वाउ है ना, सैड है और एंग्री है। ये टोटल कितने हैं? 7 प्रकार के रिएक्शंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? टेलनेट, एसएमटीपी, यूडीपी या एसएमपीएस? तो मेल भेजने के लिए हम यूज करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल का। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म, है ना? अब एसएमटीपी के बाद बात आती है कि POP3 क्या है ना? या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 25 है। इस पोर्ट नंबर का उपयोग ये करती है। मेल रिसीव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो POP3 का उपयोग मेल को रिसीव करने के लिए या मेल को डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, POP3 का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल आपको मिलता है IMAP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछाता है कि निम्न में से ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा है? तो SMTP, POP3, IMAP ये तीनों क्या हैं? ईमेल के ही प्रोटोकॉल हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है? ट्विटर, गूगल, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल पूछा है तो ट्विटर आपका क्या है? यह आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में ट्विटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ट्विटर कब इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कब लॉन्च किया गया, कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है ना, फाउंडर्स के कौन हैं, चेयरमैन कौन है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? ट्विटर लॉन्च हुआ था 21 मार्च 2006 को। कब? 21 मार्च 2006 को ट्विटर की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। अब इसके ऑनर कौन है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्विटर के फाउंडर कौन है ना, कि किसने ट्विटर को बनाया, फाउंडर। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसके फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी हैं। कौन है? जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और फिर इवॉन विलियम्स। इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को बनाया था। याद रखिएगा, इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था। यहाँ पर हम CEO की बात नहीं कर रहे हैं कि इसके CEO कौन हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके फाउंडर कौन हैं, जिन्होंने 2006 में ट्विटर को लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछता है कि भाई इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम पर कौन है, तो कौन है? एलॉन मस्क हैं। कौन है? एलॉन मस्क हैं ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, जब आप कोई मेल हटाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है? इट इज़ डिलीटेड एंड नो लॉन्गर अवेलेबल, इट इज़ प्लेस्ड इन द आउटबॉक्स, इट इज़ मूव टू द डिलीट आइटम फोल्डर बट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज़ मूव टू ट्रैश फोल्डर एंड कैन बी रिकवर्ड।
जब कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो क्या होता है, वह डिलीट हो जाती है और अवेलेबल नहीं होती है, वह आउटबॉक्स में स्टोर हो जाती है, वह डिलीट आइटम फोल्डर में स्टोर हो जाती है लेकिन उसे रिकवर नहीं कर सकते, या फिर ट्रैश फोल्डर में मूव हो जाती है और उसे हम रिकवर भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका यही है कि जब भी कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वह ट्रैश में स्टोर हो जाती है और वहाँ से उसे रिकवर भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा आता है कि गलती से डिलीट हुई ईमेल कहाँ पर स्टोर होती है। तो चाहे गलती से डिलीट हो और चाहे जानबूझकर डिलीट हो, वह ट्रैश बॉक्स में ही स्टोर होती है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने गलती से डिलीट हो गई तो कहीं और स्टोर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रैश बॉक्स में ईमेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है। तो ट्रैश बॉक्स में 30 दिनों तक मेल स्टोर रहती है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इज ईमेल फुल डुप्लेक्स, क्या ईमेल फुल डुप्लेक्स है, ट्रू या फॉल्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब संचार दोनों दिशाओं में एक ही समय में होता है, मतलब एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार होता है, तो वह क्या है, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। और जब एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है तो वह क्या है, हाफ डुप्लेक्स। और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में संचार होता है तो वह क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो ये होता है मोबाइल फ़ोन, वो किसका एग्जाम्पल है, तो फुल डुप्लेक्स है। लेकिन वॉकी टॉकी क्या है, हाफ डुप्लेक्स है। और ईमेल भी हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत ही आती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, वह सोशल मीडिया जो रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है, मैसेंजर, ट्विटर, फेसबुक या फिर ब्लॉग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉग। ये आपको रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। अब नेक्स्ट, ईमेल संदेश को प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे टू प्रिंट अ ईमेल मैसेज। तो यह बिल्कुल आपका गलत है। ईमेल संदेश को प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका नहीं है, कई तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को भारत में कब लॉन्च किया गया था। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उमंग कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यह सब कुछ पूछा जाता है। तो बताइए फटाफट कि उमंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। आप सभी लोग जब भी क्लासेस को अटेंड किया करो, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखा करो। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यह पूछा था है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहां पर MEITY इस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब कभी कभी एग्जाम्पल में आपको यही मिलता है, मतलब ऑप्शन में यही दे देता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है MEITY का फुल फॉर्म। अब उमंग ऐप प्रेजेंट टाइम पर कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो यह 13 भारतीय भाषाओं में वर्तमान समय में उपलब्ध है। और इसका उपयोग करने के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है umang.gov.in, है ना। यहाँ से उमंग ऐप को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल आमतौर पर किस स्थान पर स्टोर होता है।
इनबॉक्स, सेंट आइटम, ट्रैश या फिर आउटबॉक्स। तो भेजा गया मेल कहां पर होता है? सेंट आइटम में स्टोर होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल चित्र होना चाहिए। मतलब प्रोफाइल पिक्चर जो डिस्प्ले होती है सोशल मीडिया में वो किसकी होनी चाहिए? ओन फोटो, अपनी फोटो, बेस्ट फ्रेंड की फोटो, किसी की भी फोटो या फैमिली फोटो। तो भाई अगर अकाउंट हमारा है तो वहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो भी हमारी ही होनी चाहिए, यही रूल कहता है, यही आपका नियम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वंस ओन फोटो, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, एक ट्विटर ट्वीट में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? बताइए। ट्विटर की ट्वीट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 200 या फिर अधिक? बताइए। तो ये आपका बिल्कुल गलत है ना। सिर्फ 200 अक्षर नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हेन वॉच लिंक्डइन लॉन्च? लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? बताइए। लिंक्डइन क्या है? आपको पता है कि जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है ना, जो जॉब सर्च करने में मदद करता है। तो बताइए लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया? तो 2003 में लिंक्डइन लॉन्च हुआ था। कितना? 5 मई 2003 को यह लॉन्च किया गया था। अब एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो यह वर्तमान समय में 24 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी? 24 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके फाउंडर कौन हैं? क्वेश्चन पूछता है ये फाउंडर कौन है? तो रीड हॉफमैन है। कौन है? रीड हॉफमैन है इसके फाउंडर। इसके अलावा साथ में कौन थे? इरिक ली, ये भी इनके साथ में थे। मेन नेम जो आता है रीड हॉफमैन का आता है। अब नेक्स्ट, यूडेमी, कोर्सिया, डेक्स, अबएक्सेल किसके उदाहरण हैं? ई कॉमर्स, वेब पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग या ई लर्निंग? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई लर्निंग। ये सभी क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम पर अबएक्सेल पर क्लासेस को अटेंड कर रहे हो तो ई लर्निंग के अंतर्गत ही वो आता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की सीमा नहीं है? ऐप टेस्टिंग, सोशल इन्फ्लुएंस, प्राइवेसी या कंप्यूटर लिटरेसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऐप टेस्टिंग। यह ई गवर्नेंस की सीमा में नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? मार्केटिंग, डू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, मैन्युफैक्चरिंग या सेल ऑफ गुड्स? ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। अब यहाँ पर ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे आपका B2B, B2C, C2C, C2B, ये क्या हैं? आपके ई कॉमर्स के प्रकार हैं। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है, B2B। B2C जहां पर कोई कंपनी, कोई बिजनेस किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, B2C। मतलब इसका फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ई कॉमर्स का वर्णन कौन कर रहा है? डू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस करना। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड इसका एक अनिवार्य घटक है। मतलब निम्न में से किसका एक अनिवार्य घटक है क्रेडिट कार्ड? बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स का, इंटरनेट कॉमर्स का, नन ऑफ द ऑप्शंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दोनों का है। अब नेक्स्ट, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी fabmall.com के संस्थापक कौन हैं? बताइए।
इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के धन या व्यवसाय के आधार पर व्यक्तिगत ऋण नहीं दिया जाता है। पर्सनल लोन इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मनी और बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बिल्कुल गलत है। पर्सनल लोन जो मिलता है वो इसी आधार पर ही मिलता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? मतलब उमंग ऐप में एन क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू एज को, नेशनल को, न्यू को, या नन ऑफ दीज? तो उमंग का फुल फॉर्म आपको बताया था, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और एन यहां पर रिप्रेजेंट करता है न्यू एज को। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आप IRCTC की किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? IRCTC जो वेबसाइट है ये किस चीज़ के लिए है? तो रेलवे का टिकट बुक करने के लिए या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? www.irctc.co.in। ये क्या है? IRCTC की वेबसाइट है जहां से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। अब नेक्स्ट, MTA का फुल फॉर्म मेल ट्रांसफर एजेंट है। ट्रू या फॉल्स? बताइए, MTA का फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल सही बात है, MTA का फुल फॉर्म आपका क्या है? मेल ट्रांसफर एजेंट ही होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने के लिए कोई प्रोटोकॉल है? तो जी हाँ, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? तो POP3 है ना। यही सर्वर से मेल बॉक्स में मेल को डाउनलोड करता है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर मेल ट्रांसफर एजेंट था, तो मेल ट्रांसफर एजेंट भी होता है और आपको मैसेज ट्रांसफर एजेंट भी मिलता है। दोनों चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा, मेल ट्रांसफर एजेंट या मैसेज ट्रांसफर एजेंट। और यहाँ पर राइट आंसर POP3। अब नेक्स्ट, 2FA फुल नेम इज, 2FA का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। 2FA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, अलीबाबा किस देश से संबंधित है? इंडिया, रसिया, चाइना या फिर अमेरिका? अलीबाबा है क्या, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो अलीबाबा आपकी एक ई-कॉमर्शियल कंपनी है। कैसी कंपनी है? अलीबाबा ग्रुप आपका एक ई-कॉमर्शियल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जो 28 जून 1999 को लॉन्च किया गया था। कब? 28 जून 1999 को। ठीक है, अलीबाबा के फाउंडर कौन है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस प्रक्रिया क्या बदलती है? पारदर्शिता को, क्षमता को, जवाबदेही को, या फिर सभी? तो ई गवर्नेंस से इन सभी चीज़ों में बदलाव आया है। बिल्कुल सही बात है। अब चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं, है ना, क्षमता भी बढ़ गई है, जवाबदेही भी हो गया है ना। देखिए, जैसे पहले क्या था कि आपने कोई एप्लीकेशन दे दिया किसी विभाग में, अब उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता था, है ना, कि इसमें क्या वर्क हो रहा है। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए IGRS पोर्टल के माध्यम से आप करते हो तो एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर उसकी जवाबदेही भी होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जवाब मिल जाता है ना। और आप देख भी सकते हो क्या स्टेटस है, कहाँ पर है, किस प्रोसेस पर पेंडिंग है, ये सब कुछ दिखाता है। अब नेक्स्ट, किसी वर्डप्रेस एक्सप्रेशन इंजन और टाइपपैड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से क्या है? P2P फाइल शेयरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्लॉगिंग, या नन ऑफ दीज?
तो ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन इंजन, टाइपपैड ये उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, CRW स्टैंड फॉर। CRW का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेब रडार, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर, कॉन्टिन्यूअस वेब रडार या नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पर वेब है, यहाँ पर वेब है, ये फ़र्क है। यहाँ पे रडार है, यहाँ पर रीडर है, थोड़ा सा अंतर है, पढ़ने में सब सेम आ रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, देयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर। इनमें से फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूलबार, विनजिप एंड रेमिक्स, इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूलबार या शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग। फ्रीवेयर, तो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूलबार ये क्या है? फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या है? हैज़, @ एंड या फिर $। तो ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल है हैशटैग। एक क्वेश्चन SSS एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या किसी एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, शासन के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्या कहलाता है? इंटरनेट गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस या कंप्यूटर गवर्नेंस। तो शासन के लिए कंप्यूटर का उपयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके माध्यम से ही आपको सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर कब शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? बताइए, डिजी लॉकर कब शुरू हुआ? अब डिजी लॉकर में कितना आप स्टोर कर सकते हो, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर, कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था? तो डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था 2015 में, है ना। किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था, जो क्या है, एक डिजिटलाइजेशन सर्विस है। ठीक है। यहाँ पर कितना स्टोरेज मिलता है? तो 1 GB का स्टोरेज मिलता है। इतना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? टेलीपैथी, मिस बेस्ड एप्लीकेशन, टेल कंसल्टेशन या लास्ट ऑप्शन? तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं? आपके ई संजीवनी की विशेषता है। टेलीपैथी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम के संदर्भ में क्या असत्य है? वॉइस ओवर IP सर्विस, शेयर मल्टीमीडिया डाटा, सेंड इंस्टेंट मैसेज या अलाउ रीडिंग ई बुक्स? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन किताबों को पढ़ना ये टेलीग्राम का कार्य नहीं है, वहाँ पर ये कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट, IMEI नंबर चेक करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? 60 $#, $6#, $06# या नन ऑफ दिस? एक क्वेश्चन SSS एग्जाम में यह पूछाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कोई मोबाइल गुम हो गया है, उसकी खोजबीन करने के लिए $#06# का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। IMEI का फुल फॉर्म क्या है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है IMEI नंबर का फुल फॉर्म। और चेक करने के लिए हम
06 का उपयोग करते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल करने के लिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल करके ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में आप खुद को एनरोल कर सकते हो और यहाँ पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, जहाँ से आप ट्रिपल सी की ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो आज का तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।